हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेज हल्सी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देखेंगे जो कि आने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा के साथ साथ एसएससी, बैंकिंग आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के इस सेशन का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं, यानी कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे व्यक्ति को हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, यानी जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता है। इसके लिए जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, इंसॉल्वेंट। चलिए आइए इन कुछ अन्य शब्दों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है कि इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? तो इंडिग्नेंट का मतलब होता है दरिद्र। जो गरीब होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिग्नेंट, गरीब, दरिद्र। ठीक है ना। और पॉपर का मतलब भी दरिद्र होता है और पुअर का मतलब भी गरीब होता है। तो इंडिग्नेंट का मतलब दरिद्र होता है, पुअर मतलब गरीब होता है, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया और पॉपर का मतलब भी क्या होता है? दिवालिया। इंसॉल्वेंट के जगह एक और भी वर्ड यूज किया जाता है जो बार बार देखते हैं, बैंकरप्ट। ये बैंकरप्ट का मतलब भी होता है दिवालिया। ये बैंकरप्ट शब्द भी कई बार आपको मिलेंगे तो ध्यान देंगे। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट करेंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, है ना। वर्ड अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, यानी नास्तिक भाव से जो ईश्वर के बारे में शब्द कहे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी नास्तिक वे लोग होते हैं जिन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं होता है। तो नास्तिक भाव से, इम्पुअस मतलब होता है नास्तिक, इम्पुअस का मतलब क्या होता है? नास्तिक। और इम्पुअसली मतलब होता है नास्तिक भाव से जो गॉड के बारे में शब्द कहे जाते हैं। अटर मतलब होता है कहना, बोलना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, यानी नास्तिक भाव से जो ईश्वर के बारे में शब्द कहे जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी। क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर निंदा। क्या होता है? ईश्वर निंदा। ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, गॉड की निंदा करना। ठीक है। अब आइए फिलॉसफी मतलब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। फिलॉसफी मतलब दर्शन होता है, लॉजिक मतलब तर्क होता है, अमोरल मतलब होता है अनैतिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लास्फेमी। राइट आंसर इज द ब्लास्फेमी। ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, ध्यान से आप देखेंगे। अ नंबर ऑफ शिप्स, यानी जो जहाज़ होते हैं, पानी वाले जो जहाज़ होते हैं उनकी संख्या, मतलब कई पानी वाले जो जहाज जो होते हैं उनको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? यानी पानी वाले जहाज जब नंबर्स में चलते हैं, कईयों की संख्या में चलते हैं, तो उनका एक स्क्वाड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लीट। फ्लीट मतलब होता है बेड़ा या नौसेना आदि का जो जहाज, जो कई एक जहाज एक साथ चलते हैं। अब आइए हम अन्य प्रश्नों पे बात, अन्य ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। गैलेक्सी मतलब होता है तारों का समूह, जो है उसको गैलेक्सी बोलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन मतलब भी होता है तारों का समूह। कॉन्स्टेलेशन मतलब भी क्या होता है? तारों का समूह। ध्यान देंगे, ये सब यूनिक वर्ड है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। और ग्रुप मतलब समूह तो जानते ही हैं। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लीट। अ नंबर ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? शब्दकोश।
वन हु कंपाइल्स और डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करते हैं, उसकी रचना करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर, मतलब शब्दकोश संग्राही इसको बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है ना। अब आइए हम अन्य ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जियोग्राफर। जियोग्राफर का मतलब होता है भूगोल वेता, है ना। जियोग्राफर का मतलब क्या होता है? भूगोल वेता। यानी भूगोल वेता हम लोग किसको बोलते हैं? जो भूगोल के जानकार हो, भूगोल में काफ़ी अच्छी समझ हो, है ना। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? भाषाविद या भाषा के जो विद्वान होते हैं, जो एक से अधिक भाषा जानते हैं, उनको हम लोग लिंग्विस्ट बोलते हैं। और फाउंडर का मतलब तो जानते ही हैं, संस्थापक होता है किसी भी चीज़, किसी भी संस्था का, किसी भी जो है वह चैरिटी की स्थापना करने वाले लोग फाउंडर कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेक्सिकोग्राफर। चलिए गाइस, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब होता है देश निकाला, या वैसे लोग जो बागी होते हैं उनको हम लोग रिफ्यूजी बोलते हैं, बागी, है ना। तो बागी लोगों के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? तो बागी लोगों के रहने की जगह को एसाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइलम इज द राइट आंसर। असाइलम मतलब होता है शरण स्थल, है ना। यानी जो बागियों के रहने का स्थल होता है उसको हम लोग शरण स्थल बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एसाइलम बोलते हैं। हाउस का मतलब पता है, कंट्री का मतलब पता है, और शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, है ना। शेल्टर का मतलब क्या होता है? आश्रय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसाइलम, यानी शरण स्थल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड, है ना, ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, है ना। एक ऐसा जांच जिससे क्या होता है कि जो सड़े गले ऑर्गन है, सड़े गले पार्ट हैं, अफेक्टेड पार्ट हैं, उससे कुछ ऑर्गन को, उससे कुछ जो है वह पार्ट को हटा करके जांच के लिए भेजा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो डिसीज्ड है, जो सड़े गले जो समाप्त ऑर्गन्स हैं, उनको जो है वो अगर जांच के लिए भेजा जाता है लैब में, तो उसको हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोप्सी। यानी डिसीज्ड ऑर्गन को जो है वह टेस्ट के लिए जो भेजा जाता है, उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। ऑपरेशन मतलब तो जानते ही हैं कि शल्य होता है ना। और एम्पुएशन का मतलब होता है अंग काटना। एम्पुएशन का मतलब होता है अंग काटना। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर के किसी अंग को जो है वह किसी कारणवश काटना पड़ जाता है, तो उसको एम्पुएशन बोलते हैं। और ऑटोप्सी मतलब होता है शव परीक्षा। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है? शव परीक्षा, जिसको पोस्टमार्टम भी बहुत लोग बोलते हैं, ऑटोप्सी, शव परीक्षा। और एम्पुएशन का मतलब होता है अंग काटना। अंग काटना का मतलब ये होता है कि शरीर के किसी भाग को अगर जो प्रभावित है किसी भी क्रॉनिकल डिजीज से, तो उसको हटाया जा सकता है, इसको अंग काटना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए, अ पर्सन हु गैम्बल्स और वेट्स। वेट्स मतलब होता है बाजी लगाना, या गैम्बल्स मतलब होता है जुआ खेलना। एक ऐसा व्यक्ति जो बाजी लगाता है या जुआ खेलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग पंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंटर। पंटर इज द राइट आंसर है, ठीक है। और क्लाइंट मतलब होता है कस्टमर कह सकते हैं, मुवक्किल कह सकते हैं, ठीक है ना। क्लाइंट का मतलब होता है। और बैकर का मतलब भी वैसे बाजी लगाने वाला होता है, ठीक है ना। वैकर का मतलब भी क्या होता है? बाजी लगाने वाला। तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन आप राइट आंसर जो है वो पंटर मारेंगे, क्योंकि पंटर मोस्ट एप्रोप्रिएट है। कस्टमर मतलब उपभोक्ता या ग्राहक, आप जानते ही हैं। तो अ पर्सन हु गैम्बल्स और वेट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बाजी लगाता हो, उसको हम लोग बाजीगर बोल सकते हैं, या बाजी लगाने वाला, दैट इज पंटर। और बैकर का मतलब भी क्या होता है? बाजी लगाने वाला। तो राइट आंसर क्या है? पंचर। आप बैकर भी मार सकते हैं, लेकिन राइट आंसर पंटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, है ना। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल मतलब अपने स्वतंत्र इच्छा से, अपनी विल मतलब चाहत होती है, विल मतलब इच्छा, अपनी स्वतंत्र इच्छा चाहत से कोई अगर कोई कार्य करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अगर स्वैच्छिक रूप से इंडिपेंडेंट होकर के आप जो है वो कोई काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉलेंटियरली, है ना। वॉलेंटियरली। तो वॉलेंटियरली मतलब होता है स्वैच्छिक रूप से, अपनी इच्छा के अनुसार। विलिंगली का मतलब ही, विल माफ करें, विलफुल्ली का मतलब ही होता है इच्छापूर्वक, चाहतपूर्वक। ऑवलिंगली का मतलब होता है बाध्यता के द्वारा। कंपल्सरली का मतलब भी होता है बाध्यता, यानी इस दोनों का मतलब होता है बाध्यता के द्वारा।
और वॉलेंटरली का मतलब होता है स्वेच्छापूर्वक, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, और विलफुल्ली का मतलब होता है चाहत से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉलंटरली। चलते हैं अगले ऑप्शन, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अ फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। एक विदेशी व्यक्ति जो अपने देश में आता है, बाहर से आता है, दूसरे देश से आकर के अपने देश में निवास करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रांट। क्या बोलते हैं? इमिग्रांट। इमिग्रांट होता है अप्रवासी। अप्रवासी, अभी देखिए हाल ही के दिनों में ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहा, अप्रवासी यानी बाहर से आकर के जो अपने गांव में, अपने देश में प्रवास करते हैं। और इमिग्रांट का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो प्रदेश जाकर के बसता है, यानी उत्प्रवासी हम लोग कह सकते हैं इसको, उत्प्रवासी। उत्प्रवासी का मतलब होता है जो विदेश में जाकर के रहते हैं। और एलियन का मतलब होता है जो दूसरे ग्रह के वासी हैं। विजिटर का मतलब होता है दर्शक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा इमिग्रांट। ठीक है, इमिग्रांट का मतलब होता है अप्रवासी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। समथिंग दैट कॉजेज डेथ। ऐसा चीज़ जो मृत्यु का कारण बन जाए या हमें मृत्यु तक पहुंचा दे, उसको हम लोग बोलते हैं फैटल। फैटल का मतलब होता है जानलेवा। लीथल या फैटल का मतलब होता है जानलेवा, जो कि जान ले ले, उसको हम लोग बोलते हैं फैटल। ब्रूटल मतलब होता है नृशंस या बर्बर। क्या होता है? ब्रूटल का मतलब होता है नृशंस या बर्बर। और हॉरिबल का मतलब होता है डरावना। हॉरिबल का मतलब क्या होता है? डरावना। और डेंजरस मतलब ये होता है खतरनाक। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है? जानलेवा। ठीक है ना। समथिंग दैट कॉजेज डेथ इज कॉल्ड फैटल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो विश्व के सभी हिस्से से बिलोंग करता है, यानी सभी हिस्से को जानता है, सभी हिस्से से अवगत है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है वैश्विक। वैश्विक मतलब होता है विश्व के सभी हिस्सों से बिलोंग करने वाला, है ना, यूनिवर्सल। ठीक है। इंटरनेशनल मतलब जानते ही हैं, कॉमन मतलब सामान्य हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारा। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। समान अर्थ वाले शब्द को क्या बोलते हैं? तो समान अर्थ वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। और होमोनिम्स का मतलब होता है हम नाम। हम नाम समझते हैं, एक आदमी का जो दो आदमी का अगर एक ही नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हम नाम। क्या बोलते हैं? हम नाम। हम नाम बोलते हैं। होमोनिम्स हम नाम, यानी सिनोनिम्स जो है उसका मतलब हो जाएगा समान अर्थ वाले शब्द, यानी सिनोनिम्स हो जाएगा। अब आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि अगर अपोजिट मीनिंग वाले शब्द होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आ करके कमेंट कीजिएगा और हमको बताइएगा कि अपोजिट मीनिंग वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ठीक है, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है वह मेजर करने का जो यंत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का जो यंत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब होता है वायु दाब मापी। अब एक ऑप्शन है मेट्रोनोमी। मेट्रोनोमी मतलब होता है ताल मापी। मेट्रोनोमी मतलब क्या होता है? ताल मापी। और कंपास मतलब भी हम लोग जानते हैं कि कंपास एक सूचक है ना, इंडिकेटर टाइप जो है वह, उसको हम लोग कंपास बोलते हैं, जो किसी भी चीज़ को मापता है, दिशा को भी माप सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है वह फटाफट दबा करके इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके लाभ को पहुंचाया जा सकता है। हाँ, और कुछ लोग वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं, तो वो कारण जरूर बताएं, ताकि हम जो है अगली वीडियो में उसको सुधार कर सकें, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स। वैसा व्यक्ति या वैसा लोग जो अपने बुरे कर्मों के लिए, बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात। कुख्यात आप लोग सुने होंगे, कुख्यात अपराधी है। तो कुख्यात का मतलब होता है जो अपने बुरे कर्मों के लिए जाना जाता है। क्रिमिनल मतलब अपराधी होता है। और टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी।
टेररिस्ट का मतलब क्या होता है, आतंकवादी। और फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, जो अच्छे कामों से जो है वह प्रचलित हुआ है उसको हम लोग फेमस बोलते हैं, है ना। और जो बुरे कर्मों के लिए जाना जाता है उसको नोटोरियस बोलते हैं, कुख्यात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, हेल्पलेसली का मतलब होता है लाचार होकर के, है ना, एकदम अधीर होकर के अगर कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉन्डर। क्या बोलते हैं, फ्लॉन्डर। फ्लॉन्डर का मतलब होता है कहीं अटकना, लड़खड़ाना। आप लोग सुने होंगे कि फलना जो है वो लड़खड़ा गया बोलने में, है ना, तो उसको बोलते हैं लड़खड़ाना या अटकना, है ना। ध्यान रखेंगे शब्द पे। फ्लॉन्डर का मतलब होता है लड़खड़ाना या अटकना। फाउंडर का मतलब जानते हैं संस्थापक होता है। फिंगर का मतलब भी हम लोग जानते हैं कि फिंगर मतलब होता है अंगुली, या फिंगर मतलब बजाना भी होता है। और फिंगर अगर नाउन के रूप में अगर आता है तो इसका मतलब होता है जेब कतरा। क्या है, जेब कतरा। आप पिक पॉकेट सुने होंगे, पिक पॉकेट जो जेब काटता है ना, उसको फिंगर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो और एक टर्म है फंबल। फंबल का मतलब भी होता है गड़बड़ाना, है ना। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें गड़बड़ा जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फंबल, गड़बड़ाना, है ना, गड़बड़ाना। फंबल मतलब क्या होता है, गड़बड़ाना। या मान लीजिए कि कोई भूल कर बैठते हैं तो उसको भी हम लोग फंबल कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली दैट इज कॉल्ड फ्लॉन्डर, मतलब लड़खड़ाना या अचकना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी वाइटल है ना। लॉस ऑफ मेमोरी। कभी कभी क्या होता है कि उम्र के साथ या किसी कारणवश हम लोग कोई भी चीज़ भूल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी जो है वो हमारा कहलाता है एमनेशिया। क्या कहलाता है, एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है स्मृति लॉप। स्मृति लॉप का मतलब होता है मेमोरी का अभाव होना, यानी हमारी जो यादगारी है वो क्या होना, समाप्त होना। अक्सर ये बुढ़ापे में इस तरह के डिजीज लोगों को होते हैं। एमनेशिया मतलब स्मृति लोप यानी यादगारी का चला जाना। एम्ब्रोसिया मतलब होता है मधु। एम्ब्रोसिया का मतलब क्या होता है, मधु। एम्ब्रोसिया, इसको क्या पढ़ते हैं, एम्ब्रोसिया मतलब मधु होता है। इंसोमेनिया मतलब होता है नींद नहीं आना। नींद नहीं आने को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसोमेनिया, नींद नहीं आना। यह भी एक प्रकार की बीमारी है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इंसोमेनिया मतलब नींद नहीं आना, और एमनेशिया मतलब स्मृति लोप, और एम्ब्रोसिया मतलब होता है मधु। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमनेशिया। चलिए आखिरी विकल्प देख लेते हैं। फॉरगेटिंग मतलब होता है भूलना। फॉरगेटिंग मतलब क्या होता है, भूलना किसी भी चीज़ को। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या है, एमनेशिया, स्मृति लोप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फियर ऑफ हाइट। देखिए हर चीज़ से इंसान किसी न किसी चीज़ से डरता है। कोई हाइट से डरता है, कोई खाली जगह से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है ना, कोई पानी से डरता है। तो यहाँ पे क्या है, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई से भी बहुत लोगों को डर लगता है, ऊंचा जगह से नीचे जगह नहीं देखेगा वो। तो जो ऊंचाई का डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई का डर। क्या होता है एक्रोफोबिया का मतलब, ऊंचाई का डर। और आइए हम लोग बात करेंगे हाइड्रोफोबिया, जल से डर। हाइड्रो मतलब जल, और जल का डर, और फोबिया मतलब डर होता है। फोबिया का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली डर होता है। आइए बाकी के विकल्प पर हम लोग विचार कर लेते हैं। बाकी के विकल्प में एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है भीड़ से डर, है ना। एगोराफोबिया का मतलब होता है भीड़ से डर। बहुत लोगों को भीड़ देख करके डर लगता है, उसको जो है वह एगोराफोबिया बोलते हैं। एगोराफोबिया का मतलब होता है खुली जगह से भी डरना। बहुत लोग खुली जगह से डरते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं एगोराफोबिया, ठीक है। आइए तीनों विकल्प को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिया, जल से डर। एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर। और एगोराफोबिया, भीड़ से या खुली जगह से डर। तो हम लोग ये जाने कि फोबिया का मतलब डर होता है। फियर ऑफ हाइट यानी ऊंचाई का डर एक्रोफोबिया कहलाता है। फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया कहलाता है। और फियर ऑफ क्राउड एगोराफोबिया कहलाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नॉन, है ना।
अभी भी अगर कोई चीज़ें जो है वह ज्ञात है, अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, वर्तमान में वो मौजूद है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अगर कोई भी चीज़ें अभी वर्तमान में मौजूद है तो हम लोग बोलते हैं नहीं विद्यमान है या वर्तमान है, तो उसके लिए एक टर्म आता है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है वर्तमान या विद्यमान। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान या विद्यमान। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कॉमन माफ करें स्पेलिंग मिस्टेक से भी क्वेश्चन रह सकता है। एक टर्म है एक्सटेंट, EXTENT। एक्सटेंट का मतलब होता है हद और सीमा। हम लोग बोलते हैं ना तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, अपनी सीमा से बाहर मत जाओ। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहरी। और इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। इटर्नल का मतलब क्या होता है? शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है जो आजीवन रहता हो, पूरे लाइफ थ्रू आउट द लाइफ रहता हो, उसको हम लोग बोलते हैं शाश्वत, है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट था एक्सटेंट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा द हाईएस्ट पॉइंट, जो सबसे ऊंचा बिंदु होता है। तो सबसे किसी भी जैसे पहाड़ है, शिखर है या मकान है, उसका जो सबसे ऊंचा बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष। जेनिथ का मतलब क्या होता है? शीर्ष, ठीक है ना। और झील का मतलब क्या होता है? तो झील का मतलब होता है उत्साह। झील का मतलब क्या होता है? उत्साह। हाइट का मतलब ऊंचाई होता है। और रिज का मतलब होता है ऊपर उठना। नहीं, देखते हैं मोस्टली क्या होता है कि पहाड़ वगैरह का जो ये टॉम्ब वगैरह होता, माफ करें, ये जो वर्टेक्स होता है वो उठा उठा सा रहता है ना, तो उसको रीज बोलते हैं, ऊपर उठना, है ना। रीज का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना। ध्यान रखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनिथ। झील मतलब क्या होता है? उत्साह। हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचाई। रीज मतलब क्या होता है? पहाड़ आदि का ऊपर उभरा हुआ भाग। और जेनिथ मतलब होता है शीर्ष। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है। तो जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो क्या होते हैं? गूंगे होते हैं। तो गूंगा का अंग्रेजी क्या होता है? डम। डम मतलब होता है गूंगा, जो लोग बोल नहीं सकते हैं। लेम का मतलब क्या होता है? लंगड़ा। जो लोग हाथ मतलब जो है वह पैर आदि से क्या होते हैं? विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उन्हें लंगड़ा कहा जाता है। विजनलेस मतलब होता है दृष्टिहीन। विजनलेस मतलब क्या होता है? दृष्टिहीन। और डीफ मतलब भी होता है दृष्टिहीन। तो ध्यान दीजिए, माफ करें, डीप मतलब होता है बहरा। डीप मतलब क्या होता है? बहरा। आइए हम चारों ऑप्शन पे फिर से एक बार विचार कर लेते हैं। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है उसको हम लोग डम बोलते हैं। जो चल नहीं सकता उसको हम लोग लेम बोलते हैं। जो देख नहीं सकता उसको हम लोग विजनलेस बोलते हैं। जो सुन नहीं सकता उसको हम लोग डीप बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डम। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और आप फटाफट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए चलिए, और अगर आपको कहीं डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। ह्यूमन फ्लेश का मतलब होता है गोश्त या मांस। फ्लेश का मतलब क्या होता है? गोश्त या मांस, यानी वैसा व्यक्ति या वैसा जानवर, कुछ भी कहें, जो ह्यूमन फ्लेश खाता है, मनुष्य का मांस खाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। कैनिबल का मतलब क्या होता है? नरभक्षी। वैसे मैन ईटर मतलब भी नरभक्षी होता है। मैन ईटर भी मतलब भी क्या होता है? नरभक्षी होता है, या मर्दानी औरत होती है, ऐसी औरत जिसके पास एकदम जो है वह क्या बोलते हैं, मर्दाना जैसा ताकत होता है, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग मैन ईटर बोलते हैं। लेकिन क्या है, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हों तो आप कैनिबल को प्रेफर करें, और कैनिबल इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी, और नॉन वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है? मांसाहारी। नॉन वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है? मांसाहारी, जो मांस मछली खाता हो। वेजिटेरियन मतलब जो साग सब्जी खाता हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी वाइटल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाउंड्री ऑफ एन एरिया। कोई एरिया है, उसमें अगर हम लोग बाउंड्री देते हैं, घर है मान लिया जाए या कोई भी चीज़ है, उसके एरिया को हम लोग इनक्लोज कर देते हैं, घेर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब होता है घेरा या परिमाप। पेरीफेरी मतलब क्या होता है? घेरा या परिमाप, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, पार्क का मतलब क्या होता है? तो पार्क का मतलब होता है ओसारा। पार्क का मतलब क्या होता है? ओसारा।
पॉर्च मतलब होता है ओसारा, है ना। बरामदा मतलब भी ओसारा होता है। बालकोनी मतलब समझ रहे हैं, बालकोनी होता है किसी कमरे वगैरह आदि का जो भाग होता है, जो खिड़की से निकल करके जो है आदमी देखता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बालकोनी, ठीक है ना। तो यहाँ जो है पॉर्च एक नया शब्द है। पॉर्च का मतलब क्या होता है? ओसारा। आप भली भांति समझते हैं इसे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रिमर, है ना। एक ऐसा यंत्र जो भूकंप को मापता है या पृथ्वी के कंपन को मापता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का मतलब होता है भूकंप मापी। सिस्मोग्राफ का मतलब क्या होता है? भूकंप मापी। सिस्मोग्राफ का मतलब क्या होता है? भूकंप मापी, माफ करें, भूकंप मापी। चलिए आगे चलते हैं, बाकी के ऑप्शन पे हम विचार कर लेते हैं। बैरोमीटर का मतलब होता है वायु दाब मापी। जियोग्राफर का मतलब होता है भूगोलवेत्ता। और एक टर्म है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब होता है एक विषयक लेख। मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है? एक विषयक लेख, है ना। एक विषयक लेख का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक ही विषय पर लिखने का कार्य कोई कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोग्राफ। क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ। तो इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रिमर इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ इज द राइट आंसर हो गया। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अ वॉर ऑफ रिलीजन्स, धर्म का जो युद्ध होता है। रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म, है ना। आगे चलते हैं, ये रिलीजन का जो युद्ध होता है उसको क्रूसेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूसेड। क्रूसेड मतलब होता है धर्म युद्ध। क्रूसेड का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अ वॉर ऑफ रिलीजन्स, धर्म का जो युद्ध होता है उसको हम लोग क्रूसेड या धर्म युद्ध बोलते हैं। आइए बाकी के ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं। कैवलरी मतलब होता है अश्वरोही सेना, है ना। अश्वरोही सेना। अश्वरोही सेना क्या होता है ना। आप सुने होंगे घुड़सवार सेना, है ना। तो घुड़सवार सेना, जो घोड़े पे सवार सैनिक रहता है उसको घुड़सवार सेना बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अश्वरोही सेना, है ना। आगे देखते हैं क्या होता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है जी? सुलेखन। सुलेखन मतलब अच्छा अच्छा साफ साफ अगर आप किसी चीज़ पर लेख लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। अब एक टर्म है कॉन्ट्राबैंड, है ना। कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? कॉन्ट्राबैंड होता है वर्जित माल। कॉन्ट्राबैंड मतलब क्या होता है? वर्जित माल। देखते हैं क्या होता है, कभी कभी जो है वह कटपीस आदि या कोई भी चीज़ मान करके चलिए जो वर्जित है, जो टैक्स के अभाव में जो है वो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है ना, वो कॉन्ट्राबैंड कहलाता है। अवैध माल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो कॉन्ट्राबैंड मतलब क्या होता है? अवैध माल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पुनः देख लेते हैं। अ वॉर ऑफ रिलीजन्स इज कॉल्ड क्रूसेड। कैवलरी मतलब अश्वरोही सेना, कैलीग्राफी सुलेखन, और कॉन्ट्राबैंड मतलब होता है वर्जित माल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ना, द गवर्नमेंट बाय द नॉबिलिटी, यानी आदर्श व्यवस्था के साथ अगर कोई सरकार चलाई जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र, है ना। कुलीन लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कुलीन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलीन तंत्र। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिसल्स, मतलब अफसरशाही। क्या होता है जी? अफसरशाही, है ना। क्या होता है? अफसरशाही। आइए ऑटोक्रेसी मतलब होता है निरंकुश तंत्र, है ना। निरंकुश तंत्र क्या होता है? निरंकुश तंत्र, यानी जहाँ का राजा, जहाँ का शासक जो है निरंकुश हो जाए, अपने मन से कार्य करे, है ना। और ऑलिगरेची मतलब होता है कुल तंत्र, है ना। ऑलिगरेची का मतलब क्या होता है? कुल तंत्र, वंशानुगत कह सकते हैं उसको, ओलिगरेची कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिस्टोक्रेसी, यानी द गवर्नमेंट बाय द नॉबिलिटी इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही, एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र, ऑटोक्रेसी निरंकुश तंत्र, ये डिक्टेटरशिप भी हो सकता है, ऑलिगरेची मतलब कुल तंत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉडी ऑफ सिंगर्स, है ना। देखिए गायकों का जो दल होता है, तो गायकों के दल को जो है हम लोग गायक दल कहते हैं या गायक गण कहते हैं। तो वो क्या होता है? देखिए क्या होता है, क्वायर मतलब भी होता है गायक गण। क्या होता है? क्वायर मतलब भी होता है गायक गण।
कौरम मतलब होता है, नहीं बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में कौरम पूर्ति करते हैं, यानी इसका हिंदी एडजेक्ट होता है गण पूर्ति। जैसे हमारा क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए कि सदन की बैठक के लिए जो है वह गण पूर्ति के लिए कम से कम जो है वह कुछ सदस्य निर्धारित होते हैं कि कम से कम इतने सदस्यों का होना जो है वह काफ़ी क्या है, आवश्यक है। दैट इज कॉल्ड गण पूर्ति, है ना। क्वायर बोलते हैं गायक मंडली को। क्वायर क्या बोलते हैं, गायक मंडली को। तो क्वायर मतलब होता है गायक मंडली, यानी गायकों का जो दस्ता होता है। और क्वायर मतलब होता है, क्वायर का मतलब होता है नारियल आदि का जो ये रहता है ना, नारियल आदि का जो है जटा, नारियल वगैरह में देखते हैं कि एक जटा जैसा रस्सी जैसा रहता है, उसको हम लोग जो है क्वायर बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बॉडी ऑफ सिंगर्स को हम लोग बोलते हैं क्वायर। क्वायर जो है वह क्या होता है, एक गायक मंडली यानी गायकों का जो समूह होता है। वैसे इसका राइट आंसर QUIRE क्वायर भी हो सकता है, लेकिन दोनों शब्द अगर साथ में रहें तो आप CHOIR क्वायर को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 37वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक ऐसा बीमारी जो कि प्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है, तो उसको हम लोग, जो बीमारी छूने से फैलता है उसको हम लोग छुआछूत बोलते हैं, ठीक है। तो उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज, संक्रामक रोग। आइए हम लोग जो है वो अन्य ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं। इन्फेक्चुअस का मतलब भी होता है संक्रामक, इन्फेक्चुअस का मतलब भी क्या होता है, संक्रामक रोग होता है। इंडेमिक का मतलब भी जो है हुआ महामारी टाइप का जो रोग होता है। एपिडेमिक का मतलब भी महामारी टाइप का रोग होता है। एक ये दोनों का मतलब महामारी टाइप का जो रोग होता है ना, है ना, महामारी जैसे कोरोना है, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इंडेमिक और एपिडेमिक को समझते हैं। इंडेमिक का मतलब होता है कोई खास जगह पे होने वाला बीमारी, जो क्या बोलते हैं, खास जगह पर हो और वहाँ के लोगों को प्रभावित करके जो है वह होता क्या हो जाए, कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाए। जैसे आप कह सकते हैं चेचक आदि, है ना। एपिडेमिक का मतलब होता है कि एक विशेष देश आदि को प्रभावित करने वाला जो बीमारी होता है वो एपिडेमिक कहलाता है, जैसे स्पेनिश फ्लू आदि हुआ था। और हमारा जो पैंडेमिक होता है जो पूरे विश्व के देशों को प्रभावित करता है, जैसे हमारा कोरोना है ना, ये पैंडेमिक डिजीज है। तो हमारा जो है वो इन्फेक्चुअस और कॉन्टेजियस दोनों राइट आंसर हैं, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ इन्फेक्चुअस कॉन्टेजियस इज मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन, दैट्स व्हाई वी सिलेक्ट कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रामक, जो बीमारी छूने से फैलती है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब होता है जिसे आप सुधार नहीं सकते हैं, जिसे आप सुधार नहीं सकते हैं। हार्डेंड का मतलब क्या होता है कि कोई आदमी नेचर आदि से जो कठोर होता है, सख्त होता है बिहेव से, उसको हम लोग हार्डेंड बोलते हैं। इनक्यूरेबल मतलब क्या होता है, असाध्य, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है ना। बहुत ऐसा बीमारी होता है जिसे साधा नहीं जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, उसको इनक्यूरेबल बोलते हैं। वल्नरेबल मतलब होता है जिसे आसानी से मारा जा सकता है, जिसे आसानी से मारा जाए, है ना, जिसे आसानी से मारा जाए या सताया जाए या नष्ट किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं वल्नरेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल, यानी जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, सही नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉरिजिबल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अब हम लोग जो है वह आखिरी प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं, इसलिए फटाफट वीडियो को आप लाइक कर दें, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, है ना। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, है ना, जो पढ़ने में कठिन हो, ठीक है, जो पढ़ने में कठिन या असंभव हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलिजिबल। क्या बोलते हैं, इलिजिबल मतलब होता है अपाठ्य, यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। बहुत लोग इतने अस्पष्ट लिखते हैं कि उसे पढ़ना और समझना क्या होता है, मुश्किल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपाठ्य, है ना। लेजिबल मतलब होता है पाठ्य, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। और इलॉजिकल मतलब होता है तर्कहीन, यानी जो कुतर्क टाइप का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलॉजिबल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलिजिबल। क्या हो जाएगा गाइस, राइट आंसर हमारा हो जाएगा इलिजिबल। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, है ना। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है ना, अ पेपर रिटेन बाय हैंड, एक पेपर या मान लिया जाए कि
कागज़ जो कि हाथ से लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलिपि। क्या होता है? हस्तलिपि। हाथ से लिखी गई लिपि को हम लोग बोलते हैं हस्तलिपि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट जो है वह आप इस चैनल को प्यार देना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।